शुरू हो रहा है बस। मिल जाएगी, मैं दे दूँगी। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपराधिक विधि पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश एवं स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू भोपाल श्री राजीव के पाल जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू मैडम। जी दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है आपराधिक विधि यानी क्रिमिनल लॉ, तो आज हम आपको बताते हैं कि हम खास तौर से बात करेंगे एफआईआर कैसे होती है, एफआईआर क्या होती है, कौन दर्ज कर सकता है, इसके साथ ही पीड़ित प्रतिकर क्या है, और जो बंदियों के अधिकार हैं, विशेष रूप से जो महिला बंदी होती हैं उनके बच्चों के लिए और उनके लिए कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं, शासन ने क्या प्रावधान किए हैं, आज खास तौर से हम इस पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आज के विषय से जुड़ी आपकी जो भी समस्या है इस मंच के माध्यम से आप उसका समाधान कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एफआईआर किस प्रकार के प्रकरणों में दर्ज होती है जब हम एफआईआर की बात करते हैं। जी मैडम, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जी, सबसे पहले तो व्यक्ति को ये जानकारी होना चाहिए कि एफआईआर होती क्या है। बिल्कुल। वास्तव में सीआरपीसी में एफआईआर शब्द कहीं यूज नहीं किया गया है। जी, अपराधों को दो प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। जी, संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जी, और इन्हीं प्रकार के अपराधों की सूचना को 154 सीआरपीसी में दर्ज किया जाता है, उसे एफआईआर कहते हैं। जी, एफआईआर थाने का भारसाधक अधिकारी दर्ज करता है। जी। सर, आपने बताया कि एफआईआर किसे कहते हैं, तो कई बार लोगों में ये भ्रम होता है कि एफआईआर जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है वो ही कर सकता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एफआईआर कैसे होती है, कौन दर्ज कर सकता है और कौन करवा सकता है। जी मैडम, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि जिसके साथ घटना हुई है वही रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। बिल्कुल। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञेय अपराध रहते हैं जी, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जी, तो ऐसे अपराध में जिसके समक्ष अपराध घटित हुआ है जी, वह भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। जी, जिसकी जानकारी में ऐसा संज्ञेय अपराध होना प्रकट हुआ है वह भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। जी। तो दर्ज कराने के लिए कोई सीमा नहीं है कि कोई व्यक्ति करा सकता है। सर, किसी के सामने हुआ है या किसी के साथ हुआ है, इसके अलावा भी यदि किसी को जानकारी है, भले ही उसके सामने नहीं हुआ हो, तो क्या वो भी दर्ज करा सकता है? यस मैडम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसको जानकारी मिली है संज्ञेय अपराध हुआ है वह दर्ज करा सकता है। इसका मैं एक आपको उदाहरण दूं। जी, एक घटना हुई और उसमें किसी को चोट लगी। जी, जब वो अस्पताल में इलाज के लिए जाता है जी, और डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर पूछता है कि चोट कैसे लगी, वो जब बताता है कि इस कारण से चोट लगी है, तो वो डॉक्टर, उसके सामने तो घटना नहीं हुई है जी, लेकिन उसकी जानकारी में आ गया है, तो वो डॉक्टर भी थाने में फ़ोन करके सूचना देता है कि इस प्रकार के अपराध में घायल व्यक्ति हमारे पास इलाज के लिए आया है, तब उसे भी एफआईआर दर्ज करा सकते। जी। सर, इस बीच एक कॉलर लाइन पे हैं, हम उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो पुराने जमाने में जो अपराध होते थे उनका दूसरा पहलू था, आज के नए दौर में दूसरा पहलू। पहले लोग डकैती डालते थे, अब तो आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसी दशा में जो ये लॉ बने, कानून बने, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है कि पुराने ही धर्रा पे ठीक है? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, कानून में परिवर्तन करने की बात जहाँ तक है, उसमें कानूनों में संशोधन हो चुका है और एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में भी अब परिवर्तन हो गए हैं।
पहले थाने जाकर के एफआईआर दर्ज कराई जाती थी, अब ई एफआईआर भी दर्ज होती है। मतलब आप डायरेक्ट ई माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कुछ मामलों में अभी ये प्रयोग के तौर पे चालू हो गई है और धीरे धीरे उसको विकसित रूप दिया जा रहा है। इसके लिए ई कोर्ट समिति बनी हुई है प्रदेश में और उसके चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस रोहित आर्या साहब हैं। काफ़ी वर्क चल रहा है उसमें। ठीक, नंदस्वरूप जी, जैसा कि सर ने बताया कि पहले ही संशोधन हो चुके हैं और काफ़ी कानून भी बदल गए हैं, कानूनों में भी बदलाव किया जा चुका है। तो जैसा कि आपका सवाल है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, हमें उम्मीद है। सर, हम बात कर रहे हैं एफआईआर की, तो कभी कभी ये देखने में आता है, कई लोगों की शिकायत होती है, खासतौर से किसी की गाड़ी चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया या छुटमुट मोहल्ले में झगड़ा हो गया, वो एफआईआर करने जाते हैं तो पुलिस वाले उसको टाल देते हैं कि ठीक है ढूंढो, फिर बाद में आना, अभी नहीं कर रहे एफआईआर। ऐसी स्थिति में उसके पास क्या इलाज है यदि किसी की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है? जी मैडम, कई बार ये समस्या आती है मैडम जी, लेकिन उसके लिए सीआरपीसी में समाधान दिया हुआ है। जी यदि थाने का भारसाधक अधिकारी जी एफआईआर लिखना नहीं लिखता है, जी तब व्यक्ति के पास एक रेमेडी रहती है कि वो जिले के पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत पहुंचा दे और डाक से भी पहुंचा दे। जी जब पुलिस अधीक्षक को लगता है, वो जांच करता है, लगता है कि वास्तव में अपराध हुआ है, तब वह अपराध को पंजीबद्ध भी कराएगा और साथ में वो पुलिस अधीक्षक स्वयं भी उसका अनुसंधान कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ से भी अनुसंधान करवा सकते हैं। एक तो ये रेमेडी होगी मैडम जी। उसके पश्चात भी व्यक्ति असंतुष्ट होता है जी तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वह परिवाद के रूप में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। जी और वो मजिस्ट्रेट जी। या तो थाने के थाना प्रभारी को एफआईआर लिखने के लिए भी निर्देश दे सकते हैं जी या वे स्वयं जांच करके और अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। जी। सर, अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे आज के विषय का जो दूसरा हिस्सा है पीड़ित प्रतिकर, जी, तो पीड़ित प्रतिकर की परिभाषा में किसको माना गया है और पीड़ित प्रतिकर में पीड़ित की परिभाषा क्या है? मैडम देखिए, पीड़ित वह व्यक्ति होता है जिसके साथ अपराध हुआ है। पहले ये धारणा थी, जी वास्तव में लेजिस्लेचर का ध्यान इस ओर गया जी कि किसी अपराध के घटित होने से एक व्यक्ति पीड़ित नहीं होता है, जी उसका परिवार भी पीड़ित हो जाता है। जी तब लेजिस्लेचर ने कानून में संशोधन किया और पीड़ित की परिभाषा, पीड़ित को परिभाषित किया जी स्पष्ट रूप से कि पीड़ित कौन कौन होगा। जी उसमें पीड़ित में जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है, जिसको जी। क्षति हुई है, वह भी जी। पीड़ित है। जी यदि बालक के साथ अपराध हुआ है तो उसके संरक्षक पीड़ित हैं। जी यदि ऐसा व्यक्ति है जिसका मर्डर हो गया है जी तो उसके उत्तराधिकारी यानी पुत्र, पुत्री, पत्नी, जी। ये सभी भी पीड़ित की श्रेणी में आते हैं। तो इनको सबको परिभाषित किया है मैडम। जी। जो भी उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको पीड़ित माना गया है जिसके साथ घटना होती है। सर, पीड़ित प्रतिकर की जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, शासन का और न्यायपालिका की क्या मंशा रही कि पीड़ित प्रतिकर क्यों दिलाना चाहिए? जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी वास्तव में मैडम जी पहले ये माना जाता था कि किसी व्यक्ति को सज़ा दे दी गई है जी तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। जी वास्तव में देखा जाए तो केवल सज़ा देना ही उस पीड़ित के साथ में न्याय नहीं हो सकता था। बिल्कुल सही बात कही सर। जब तमाम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए, जी तमाम चर्चाएं हुई संसद में, जी। तब विधायिका ने एक पीड़ितों के उत्थान के लिए, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जी एक योजना बनाने का निर्णय लिया और उसी के तहत मध्य प्रदेश में जी। मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 में लागू की गई मैडम। जी। आपने बताया कि पीड़ित प्रतिकर लाने के पीछे ये उद्देश्य रहा है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ न्याय सज़ा से नहीं मिलता, जी जो उसकी फैमिली सफ़र करती है उसको भी कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक रूप से भी सक्षम करा जाना चाहिए। सर, पीड़ित प्रतिकर किस तरह के केसेस में दिलाया जाता है और किस किस को दिलाया जा सकता है? जी मैडम, देखिए,
पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अपराधों को डिफाइन किया गया है। जी जो जिस व्यक्ति को क्षति पहुंचे, जैसे अभी मैंने बताया था कि किसी का मर्डर हो गया है, जी अब वो व्यक्ति उसके परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था, जी तो उन व्यक्तियों को शासन की ये मंशा नहीं है कि सज़ा देने से ही न्याय हो जाएगा। जी उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य जो हैं जी उनको आर्थिक रूप से संबल किया जाए, उसके लिए 4 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दिए जाते हैं। जी जो अर्निंग मेंबर नहीं है उसके लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। जी। ऐसे अलग अलग अपराध डिफाइन किए गए हैं मैडम। जी इसमें नालसा की भी गाइडलाइन है, जी उसमें बलात्संग से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिकर की योजना है। जी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, उनके साथ कोई अपराध हुआ है तो उसमें पीड़ित को प्रतिकर देने की योजना है। जी बालकों के साथ कोई अपराध होता है तो जी। उनको भी पीड़ित मान करके उनके संरक्षक को प्रतिकर देने की योजना है। सर, यदि कोई पीड़ित प्रतिकर लेना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, कैसे ले सकता है? जी मैडम, क्या प्रक्रिया क्या होगी? बिल्कुल सही मैडम। अपन ने ये तो विचार कर लिया कि पीड़ित को प्रतिकर दिया जाएगा, लेकिन कैसे दिया कैसे जाएगा, दिया आपका ये जाएगा? प्रश्न बहुत अच्छा है। जी सर, धन्यवाद सर। क्योंकि बिगर उसके तो उसको आर्थिक सहायता दी ही नहीं जा सकती है। जी बिल्कुल। तो पीड़ित प्रतिकर के लिए एक तो न्यायालय में जब निर्णय होता है जी तो न्यायाधीश अपने निर्णय में भी उसका उल्लेख कर देते हैं। जी उसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देगा। जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जब आवेदन दिया जाता है तो प्राधिकरण उसकी जांच करता है। जांच जी। की भी एक लिमिट दे रखी है, जी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड समय तक के लिए उसको लंबित रखा जाए। जी 2 माह में उनको जांच करके प्रतिवेदन देना चाहिए जी और पीड़ित का प्रतिकर को निर्धारित करना चाहिए। जी इसमें मैडम एक और बात है, जी कभी कभी होता ऐसा है कि अपराधी नहीं मिला, जी तब क्या पीड़ित को पीड़ित प्रतिकर नहीं माना मिलेगा? जाएगा क्या? बिल्कुल, है बहुत ना? बहुत अच्छी एक बात ही- कही है आपने सर। तो यहाँ पर मैडम ऐसा रहता है कि अपराधी भले ही नहीं मिला है, जी लेकिन किसी के साथ अपराध हुआ है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि उसका पुनर्वास करे। जी तो ऐसे व्यक्ति को भी आवेदन देने पर प्रतिकर मिलता है। कई बार ऐसी भी स्थिति जी। आती मैडम कि कोई व्यक्ति एक्विटल हो गया है, जिसको जी। हम कहते हैं बरी होना सामान्य भाषा में, जी जी बिल्कुल। है ना, दोष मुक्त हो गया है, जी तब भी व्यक्ति के साथ अपराध तो हुआ है, भले जी। ही वो सिद्ध नहीं हो पाया है, जी तब भी राज्य की ड्यूटी है कि उसको प्रतिकर दें और इस योजना के तहत वो भी प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। जी जी। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, उसे न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। अपराध सिद्ध हो नहीं हो या अपराधी भाग जाए, पर घटना घटी है तो उसे न्याय मिलना चाहिए और इसीलिए ये योजना लाई गई। ये जी बहुत मैम। अच्छी बात सर आपने कही है। जी। सर, अभी तक हम पीड़ित प्रतिकर की बात कर रहे हैं, पर कई बार लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं भी होती हैं और उनका ये कहना होता है कि जिसको आरोपी बनाया गया, जिसके जी। खिलाफ खिलाफ कंप्लेंट की गई, FIR की गई, जी उसका ये कहना होता है मैंने ये अपराध किया ही नहीं है, मुझे झूठा फंसा दिया गया है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आरोपी है उसको कानून में क्या अधिकार दिए गए हैं? देखिए मैडम, हमारा आपराधिक कानून जी ये कहता है कि जब तक जी। गवाहों के द्वारा प्रमाणित ना हो जाए जी कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, जी तब तक वह निर्दोष है। जी CRPC में इसी से संबंधित तमाम प्रावधान है मैडम। जी जैसे अभी आपने बोला कि किसी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखा गई, वो कहता है कि मैं तो निर्दोष हूँ। जी तो जब किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखी है जी और थाने का जो अनुसंधान अधिकारी उसके पास आता है, उसको गिरफ्तार करना चाहता है, जी तो उसका राइट है कि वो पूछे कि मुझे किस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हैं। जी उसका ये भी राइट है कि गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके परिवारजन को गिरफ्तारी की सूचना दी जाए, जी ये भी उसका राइट है। जी कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कई न्याय दृष्टांत में, जैसे अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, जी CRPC में संशोधन किए गए हैं। जी
7 साल तक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं, जी उसमें सामान्यतः अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, जबकि अनुसंधान अधिकारी ये मानता है जी कि वो अनुसंधान में सहयोग कर रहा है, जी उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर आपने ये। जी। और जब जैसे अपनी गिरफ्तारी की बात आई, जी अपनी गिरफ्तार, तो क्या होता है कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जी उसको संबंधित न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। जी अब 24 घंटे का आकलन कैसे करेंगे? जी तो उसके लिए एक गिरफ्तारी पंचनामा होता है, जी उसमें पूरे विवरण रहता है, किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, किस समय गिरफ्तार कर रहे हैं, किस स्थान पर गिरफ्तार कर रहे हैं और किस दिनांक को गिरफ्तार कर रहे हैं। जी तो उससे गणना की जाती है कि इसको 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, जी ये रहता है। सर, अगर हम महिला बंदियों की बात करें जी तो कई बार महिला बंदियों के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जी। तो उनके लिए क्या कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, बच्चों की, और उनके जो सामाजिक विकास है उसके लिए, यदि वो जेल में है तो? जी मैडम, देखिए, बंदियों के जेल में रखने के लिए जी एक नियमावली बनी है, जी जिसे हम जेल मैनुअल बोलते हैं। जी तो जेल मैनुअल में ही दोनों प्रकार के बंदियों के लिए प्रावधान है। जी पुरुष बंदियों के लिए भी प्रावधान है, महिलाओं के लिए भी प्रावधान है। जी इन दोनों के जो कॉमन प्रावधान है, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। जी कॉमन प्रावधान ऐसे हैं मैडम कि सभी को स्वच्छ वस्त्र पहनने का अधिकार है, जी सभी को भोजन करने का अधिकार है, जी सभी को मनोरंजन करने का अधिकार है, जी ये सभी अधिकार हैं। जी तो अब मैनुअल में ये सब चीज़ें रखी गई हैं कि हर बंदी को स्वच्छ वस्त्र दिए जाएं, जी उसके रहने की उचित व्यवस्था दी जाए, जी उसे ओढ़ने बिछाने की उचित व्यवस्था की जाए, जी उसको खाने के लिए न्यूट्रिशन वाला फूड दिया जाए। जी। ऐसा नहीं है कि जेल में आ गया तो उसको कैसा भी फूड दे रहे हैं, जी तो इसके लिए उसको न्यूट्रिशन वाला फूड दिया जाए जी और साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। जी उस यदि वो बीमार पड़ता है तो उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। जी ये तो सामान्य है। जी और इनकी मॉनिटरिंग हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जो होते हैं, जी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जी। वो करते हैं। हमारे सेक्रेटरी जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के होते हैं जी। वो करते हैं, जी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जी तो ये तो सामान्य प्रावधान हो गए। जी अब आपका प्रश्न था कि महिलाओं के लिए कोई विशेष जी, उपबंध है। बिल्कुल। देखिए, महिलाओं को समाज में विशिष्ट स्थान पहले दिया गया हुआ है जी और महिला का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का और सरकार का भी दायित्व है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि अपराध हुआ है, मैंने पहले ही आपको बताया था, अपराध दर्ज हो जाने से अपराध कोई सिद्ध अपराध नहीं हो नहीं है, जाता है। बिल्कुल सही बात है। तब ऐसी स्थिति में उस महिला के सम्मान को ध्यान रखते हुए महिलाओं के लिए अलग बैरकों को रखने की व्यवस्था की गई जी है। महिला को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाला भी अधिकारी जो होगा वो महिला अधिकारी होगी। जी महिला के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है जी तो महिला डॉक्टर द्वारा ही परीक्षण किया जाएगा। जी और महिलाओं की जो बैरक है जी जेल में, तो उसमें महिला कर्मी ही रखे जाएंगे। जी साथ में पुरुष को कभी भी उस बैरक में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जी चाहे पुरुष बंदी हो जी। या पुरुष अधिकारी हो। जी जेल का अधिकारी भी बैरक में प्रवेश नहीं कर सकता है। जी यदि बहुत आवश्यक होता है जी कि निरीक्षण करना है तो वह महिला जो पुलिस कर्मी हैं जी। या महिला अधिकारी हैं उनको साथ में लेकर के और रजिस्टर में एंट्री बाकायदा करेंगे कि वो इस समय जी। उसमें प्रविष्ट हैं और इस समय निकलें। जी इस प्रकार से वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन जी। महिला के सम्मान का ध्यान रखते हुए। जी है ना? जी सर। सर, इस कानून के बारे में लोगों में कितनी अवेयरनेस है? और एक सवाल और कि समय का अभाव है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कितनी अवेयरनेस है और इस मंच के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैडम, अभी आप और हम बैठे हैं जी तो ये अवेयरनेस के लिए बैठे हैं। बिल्कुल सर, ये कार्यक्रम ही उसके लिए है। वास्तव में पब्लिक में कानून के अवेयरनेस के लिए शासन के स्तर पर काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जी जिसमें हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति जी समय समय पर गांव में या शहरों में, स्कूल में, जी हॉस्पिटल में शिविर आयोजित करते हैं। जी
तो ये अवेयरनेस का ही कार्यक्रम रहता जी। है। अभी जो हम बैठे हैं, लोगों को जो कानून की जानकारी दे रहे हैं, जी। ये भी अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल कि, सर, आपका संदेश भी चाहेंगे क्योंकि समय का अभाव है, तो हम जी। चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। देखिए, शासन पब्लिक के लिए इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है जी। और पब्लिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के उन अधिकारों का उपयोग करना चाहिए ताकि ये कार्यक्रम सार्थक हो सके। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पे आपने बहुत विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि कानून में सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं और कोई भी न्याय से वंचित न रहे, ये कानून की मंशा है, शासन की भी ये मंशा है। ज़रूरत है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होने की और उसका लाभ लेने की। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।